आइए अगेन फिर स्वागत है हमारी इस चैनल पर। मैं हूं अनंत अनंत और फिर आज हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने बात किया था थॉर्नडाइक के सिद्धांत का और आज हम लोग उसी सिद्धांत के जो नियम हैं उन नियम को देखते हैं और इस चीज़ को बढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों, लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जाने से पहले मतलब कि हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए, आपकी योगदान शायद छोटी सी एक क्लिप जो है हमें शायद आगे बढ़ा सकती है, तो कोई बात नहीं। आइए हम लोग थ्योरी की ओर देखते हैं। और ये थ्योरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी भूमिका हमने पूर्व में दे दी है। तो आप हमारे वीडियोस, पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। आज हम सिर्फ नियम पे बात करेंगे। वो नियम क्या है? तो प्रयोग के आधार पर उन्होंने बहुत सारे नियम दिए हैं, देखिएगा। तो प्रयोग के आधार पर क्या है कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर ना, है ना, प्रयोग के आधार पर नियम दिए हैं, है ना। तो उन नियम को देखेंगे हम लोग, लॉज को देखेंगे और लॉज को भी दो भागों में बांटा गया है और उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। अगर लॉ की बात करें तो जो फर्स्ट लॉ है वो हम जिसको कहते हैं प्राइमरी लॉ कह देंगे और सेकंड होगा सेकेंडरी लॉ। तो हम लोग दोनों लॉ को देखेंगे। प्राथमिक नियम और दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंडरी लॉ। द्वितीय नियम या इसको हम लोग गौण नियम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इधर देखिए, आज जो है हम एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची से मिलाएंगे जो कि हमारी प्यारी प्यारी वो संस्कृति जिसके नाम से संस्कार गुरुकुलम चैनल है, आज उनको हम दर्शन कराते हैं। लाइए थोड़ा सा। अच्छा, पैंट नहीं पहनिए, कोई बात नहीं, लाइए। अच्छा, गेट क्लोज द गेट। देखो, एक बार ये है हमारी संस्कृति, जैसे कि तैसे भी आई हुई थी। यहाँ बेटा देखो, आगे देखो, हाय गोलू पूछू, ए हाय कर दो, हाय करो, हाय गोलू पूछू, मेरी टोनी मोनी, मेरी सोना मेरा, है ना। अय्या, ये है संस्कृति, इसका पूरा नाम है संस्कृति श्री आनंदम और इन्हीं के नाम पे ये चैनल है। और ये प्यारी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची मेरी लाडली बेटी है ना। एक बेटी से और मिलाएंगे जो कि दूसरे दिन मिलाएंगे ना। तो चलिए देखिए जो है, हाँ ये जो है देखिए, इनकी मम्मी क्या है? इनकी मम्मी है उद्दीपक, है ना, स्टिमुलस, और ये कर रही है रिस्पॉन्स। तो ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, समझ गए बात को ना। देखिए, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, जो अंगूठा चूसना क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना। सहज प्रक्रियाएं करती है। देखिए अंगुली ले रही है मुंह में, ये क्या है? सहज प्रक्रिया। इनकी मम्मी आगे है तो ये खुश हो जा रही है ना। इनको जो है बहुत स्नेह लोगों से मिलता है। आपके सारे सिद्धांत पढ़ाएंगे बच्चों के ऊपर में, ठीक है। तो चलिए, ओके, गो 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 बेबी गो, बाय। चलिए ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे क्या चीज, लॉज के बारे में देखेंगे, नियम क्या क्या चीजें हैं। हम लोग प्राथमिक नियम को देखते हैं। प्राथमिक नियम के अंतर्गत जो आते हैं, पहला हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ रेडीनेस, है ना। इसको हम लोग कहते हैं तत्परता का नियम। क्लियर है साथियों? हम लोग बात करेंगे एक एक करके, सब पे बात करेंगे हम लोग। फिर करेंगे लॉ ऑफ एक्सपीरियंसेस या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, दोनों एक ही चीज है। या हम लोग कहेंगे प्रभाव का नियम ना, नहीं, इसको कहेंगे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रैक्टिस, प्रयास का नियम, है ना। क्या कहते हैं? प्रयास या अभ्यास, प्रैक्टिस अभ्यास का नियम। थोड़ा सा हिंदी मीडियम ध्यान दीजिएगा मात्रा में, है ना, ध्यान नहीं दीजिएगा मात्रा में, है ना। और जो तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। एक एक करके हम लोग सब पे बात करेंगे। वहीं अगर
द्वितीय नियम के बारे में बात करें या गौण नियम की बात करें, यहाँ से देखिए इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्राथमिक इसलिए करते हैं क्योंकि ये टोटली बेस्ड होता है हमारे एक्सपेरिमेंट पर, और इसी का सब ये है ना, इसी का उप जो नियम कहते हैं वो है, इसकी वजह से इसको लोग प्राथमिक नियम कहते हैं। इसको देखेंगे अगर हम लोग इसकी बात करें गौण नियम की, तो हम लोग इसमें से देखेंगे बहु अनुक्रिया का सिद्धांत एक नंबर में देखेंगे हम लोग, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। एक बार देख लूं कि बोर्ड में कट तो नहीं जा रहा है, नहीं कट जा रही है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, और दूसरी अगर कहें तो वो होती है लॉ ऑफ मेंटल सेट, है ना, लॉ ऑफ मेंटल सेट। अगर वहीं अगर तीसरी हम बात करें तो वो है हमारा लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इन सारे चीज को देखेंगे हम लोग। इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक स्थिति का नियम, है ना, मानसिक स्थिति का नियम। शायद बोर्ड कट जा रहा होगा, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यह है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम, है ना। और चौथा नंबर देखें तो लॉ ऑफ होता है हमारा एनालॉगी, लॉ ऑफ एनालॉगी। और लॉ ऑफ एनालॉगी को हम लोग बोलते हैं सादृश्य का नियम, सादृश्य क्रिया का नियम। ये चीजें हैं, और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव थिंकिंग, है ना। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साहचर्य स्थानांतरण का नियम। कट रहा है क्या भाई? नहीं ना कट रहा है, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें होती क्या है। तो एक बार जो है आप इसके साथ में आप बनिए एक बार, और फिर देखते जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें आती है क्या नहीं आती हैं। इन सारी चीजों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक बार जो है हम चाहेंगे कि आप सभी, चलिए थोड़ी सी लाइट में समस्या है, बीच बीच में लाइट वगैरह का दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रेडनेस। छोटा सा बात है, लेकिन इससे ज्यादा सवाल जो है वो हमारा पूछा जाता है कि मतलब कि शिक्षा में आप कैसे जोड़ के उसको पढ़ाते हैं, वो वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो हम एक बार सबको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि द एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम दिस थ्योरी, है ना, किस प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, सुधार कर पाते हैं, और किस प्रकार से हम लोग टीचिंग के रूप में यूज करते हैं इनके लिए रूल्स को, इनके लॉज को, इसके सिद्धांत को। तो देखते हैं बात लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, एक बार बात करने के बाद बात को समझिएगा। होता क्या है साथियों लॉ ऑफ रेडीनेस, कि अगर मतलब कि बच्चे जो सीखते हैं तो वो तभी अच्छा सीख पाते हैं जब आप उसे चीजों को सीखने के लिए आप उसे अच्छे से तैयार कर पाते हो। जब आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लोगे, चाहे मोटिवेट करके, चाहे आप किसी तरीके से अगर उनको सीखने के लिए तैयार करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। चूंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए रेडी हो गया है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या किसी प्रकार से, चाहे सामूहिक रूप से तैयार होना चाहिए। अगर वो मेंटली रूप से, बॉडीली, फिजिकली अगर तैयार हो, इमोशनली तैयार हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो तैयार है सीखने के लिए, तो वह चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकता है। इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द वी शुड हैव टू create the curiosity inside the student for labor hard and hard
फॉर देयर एजुकेशन, उसके शिक्षा के लिए उसे कितनी मेहनत करनी चाहिए, उसे हमको तैयार करना चाहिए। उसको पढ़ाने से पहले उसको तैयार कीजिए। यही है लॉ ऑफ रेडीनेस। मैं उससे एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा कि वहाँ पे एजुकेशन में किस तरह से जोड़ के पढ़ाते हैं, वो बाद में बात करें, पहले तीनों को देख लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ही होता है कि आप उसे जो है तैयार करें, किसे, तो शिक्षा के लिए। जब वो तैयार हो जाएगा तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। क्लियर यहाँ पे। अब कहता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस, अभ्यास का नियम क्या है। अगर चीज़ों को आप जानते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स पीपुल परफेक्ट, अगर पर्याप्त मात्रा में अगर आप उसे अभ्यास कराते हैं तो जिसके वजह से उनमें क्या आती है, तो उनके अंदर में जो है वो जो लर्निंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी जो चीज़ें होती है, किसी चीज़ को जब आप करा रहे हैं उनके अंदर में आइडियाज है तो उनको बराबर मतलब पर्याप्त मात्रा में उसको रिपीट करते रहना चाहिए, जिसके वजह से उनके अंदर में जो लर्निंग होगी वो बेस्ट होगी। और यही कहते हैं कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस के अंतर्गत हम उसे प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और जब वो यूज करेंगे चीज़ों को तो उनको और भी अच्छा होगा, जब यूज नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और हमारे एक बाउलर साहब हैं, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हिलगार्ड एंड बाउअर। हिलगार्ड और बाउअर दोनों मनोवैज्ञानिक साथ में ये पुस्तक लिखी, और वो कहते हैं कि प्रैक्टिस के वजह से, प्रैक्टिस के कारण से मांसपेशी और बुद्धि दोनों के बीच में, मांसपेशी और बुद्धि तथा जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स उनके दोनों के बीच में बॉन्ड की जो स्थापित हो पाती है, बहुत अच्छी से बॉन्ड, मतलब कि स्ट्रेंथ बॉन्ड क्रिएट हो पाता है। तो ये कौन कहते हैं, तो हमारे जो हिलगार्ड है और जो बॉलर है, हिलगार्ड एंड बॉलर कहते हैं कि बच्चों में क्या होता है ना, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है वो मजबूत हो पाता है। कब, जब हम उसे बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस कराते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस करने से लोगों में जो है परफेक्टनेस आती है, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस के तौर पे ही हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं, जो पढ़ाते हैं वो घर में उसको होमवर्क देते हैं ताकि वो होमवर्क करके लाए। ये प्रैक्टिस को दिखलाता है, ये प्रैक्टिस, ये हमारा जो सिद्धांत है लॉ ऑफ प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। बच्चों को क्लास में तैयार करने से, बच्चों को क्लास में जाने से, जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों को सबसे पहले उनकी अभिरुचि देखेंगे, और अभिरुचि देखने के बाद उनमें योग्यता देखेंगे, साथ साथ उनका कॉग्निटिव लेवल देखेंगे, और उनका जो प्रायर नॉलेज है, जो उनका पूर्व का ज्ञान है, उसको नए ज्ञान में उसको जोड़ेंगे। और फिर नए ज्ञान में जोड़ने के लिए उसको सबसे पहले हम उसे तैयार करेंगे, उसके अंदर रुचि डेवलप करेंगे। ये सारी चीजें एजुकेशन में हम लोग कर सकते हैं। हम लोग शिक्षा कक्षा कक्ष में शिक्षण के तौर पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। वही बात करें लॉ ऑफ इफेक्ट का, तो प्रभाव का नियम ये क्या है, अभी यहाँ पे बात समझने की आप कोशिश करेंगे। प्रभाव, अगर कार्य जो बच्चे करते हैं अगर वो संतोषजनक कार्य होगा तो उस कार्य को दोबारा करेंगे। अगर कार्य संतोषजनक नहीं है, असंतोषजनक है, तो वो कार्य को दोबारा करने की कोशिश बच्चे नहीं करेंगे। इसीलिए चाहिए क्या कि बच्चों को जो है संतोष बनाए रखने के लिए हमें क्लास में पुरस्कार व दंड, यहाँ पे एक बात करते हैं पुरस्कार व दंड। तो पुरस्कार व दंड की जो भागीदारी, जो बातें कहते हैं वो हमारे थॉर्नडाइक साहब कहते हैं, वो ये भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया था, पुरस्कार व दंड की स्थिति। पुरस्कार व दंड की स्थिति का जो वर्णन है हमारे सिमर फ्रेंड कहते हैं, वैसे दंड की बात तो अब हमारे RTE एक्ट 2009 में इसको वर्जित किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पुरस्कार व दंड की स्थिति होनी चाहिए। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उनको संतोषजनक कार्य करने के लिए हम उसे पुरस्कार करेंगे, वो फिर से दोबारा वैसा ही कार्य अच्छा से करेगा और भी अच्छा से मेहनत करेगा। अगर नहीं करता तो उनको छोटा मोटा दंड देंगे जिससे कि वो उस गलत कार्य को नहीं करेगा, अच्छे से कार्य को करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे थॉर्नडाइक महोदय जो है प्राथमिक नियम के अनुसार इन चीजों को वो कर पाते हैं। तो आपको लॉ ऑफ रेडीनेस समझ में आ गया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस समझ में आ गया, लॉ ऑफ इफेक्ट भी समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होती है कि आप बच्चों को ना सबसे पहले तैयार करो, आप बच्चों को पढ़ने के लिए उसको जागरूकता करो। ध्यान रखिएगा कि एक बच्चा तभी पढ़ पाता है जब उनको पढ़ने की भूख रहती है। आप पढ़ते तब है जब आपको जरूरत पड़ता है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, तो आप मेहनत करते हैं। अगर आपको उसका कुछ उपयोगिता ही पता नहीं रहेगा कि हम पढ़ते क्यों हैं, पता ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे अच्छे से। इसीलिए हम चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आप क्लास में जो मैनेजमेंट करते हैं, जो क्लास मैनेजमेंट के अंतर्गत आप ये कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर में रुचि, अभिरुचि पैदा कीजिए, उनके क्लास को रुचिकर कीजिए ताकि वो और भी आपके क्लास को जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकेंगे।
तो साथियों आपको लॉ ऑफ रेडीनेस समझ में आया होगा। और यहीं पे एक हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक साहब, ये कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर के अंतर्गत कि एक बैल, एक जो घोड़ा है, गधा है ना, गधा या घोड़ा जो भी है, वो पानी कब पीता है? जब उनको प्यास लगता है। या फिर आप उसको जब ले जाइएगा कुआं के पास, वो तालाब में पानी पिलाने के लिए, उनको पानी प्यास नहीं लगा है, आप कितनों मार के उसका मुंह पानी में दे दीजिएगा तो एक बार सूंघ लेगा, थोड़ा सा चाट लेगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर वो प्यासा है तो आप उसको खुट्टा में बांध के भी रखिएगा तो दौड़ के खुट्टा तोड़ के चल जाएगा पानी पीने के लिए। तो बच्चों में ये जिज्ञासा प्रस्तुत कीजिए ना कि बच्चों को ऐसा हम मोटिवेट करें कि उसके घर पे संसाधन की कमी हो लेकिन वो फिर भी पढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो ये क्या नाम था उनका, अब्राहम लिंकन साहब, उनके पास संसाधन की कमी थी, लेकिन संसाधन की कमी रहने के बावजूद भी वो स्ट्रीट का जो गली में जो ये बिजली का जो लाइट लगाता था उसके नीचे जाके पढ़ते थे। इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उन अंदर से स्वप्रेरित थे, वो अभिप्रेरित थे, जिसके वजह से उनको लगा कि नहीं, आई हैव टू लेबर हार्ड एंड हार्ड। तो उनको भूख थी पढ़ने की, इसीलिए बच्चों में भूख जगाइए, पढ़ने की ललक जगाइए, जिज्ञासा जगाइए, तब जाकर के वो अच्छा सीख पाएगा। अगर बिना जिज्ञासा पूर्ण, अगर कोई जिसी में जिज्ञासा है ही नहीं, अगर उसे आप बलपूर्वक करते हैं तो उसका शक्ति का हरासमेंट होगा, शक्ति का पतन होगा। इसीलिए हम लोग पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या करेंगे, तो रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, और जब तैयार हो जाएगा तो उसे हम अच्छे से क्लासरूम में उसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे चीज़ों को। अब पढ़ाने के तौर तरीके में सबसे पहले उन चीज़ों को लेंगे जो पूर्व में उनके पास स्थिति थी, पूर्व की जो ज्ञान थी, उन ज्ञान के आधार को लेके हम उसे पढ़ाएंगे। और जो चीज़ें पढ़ाएंगे उसे हम क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे प्रैक्टिस भी कराएंगे। जब वो प्रैक्टिस कर लेगा और वो जब प्रैक्टिस करके घर से होमवर्क लेके फिर आपके पास आता है, उसकी कॉपी को आप चेक करेंगे। अगर कॉपी चेक करने के उपरांत देखेंगे कि यह अच्छा रिवॉर्ड, अच्छा चीज़ किया, तो उनको आप गुड बैड, गुड तो गुड दें, सबको एक्सीलेंट दें, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। साथ ही साथ दंड तो यहाँ पे वर्जित है, हमारे आरटी एक्ट 2009 में पहले था दंड, है ना। जो बच्चा होमवर्क नहीं बना के आया दीजिए डंडा लेके मार, अब नहीं मार सकते हैं आप, ये गलत हो जाता है यहाँ पे आके। तो ये चीजें बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं बहु अनुक्रिया का सिद्धांत देखेंगे, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट देखेंगे, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी देखेंगे, लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएट थिंकिंग देखेंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो बड़ी तो नहीं हो जा रही है, क्योंकि अगर बड़ी हो जाएगी ना तो फिर आप लोग वीडियो देखोगे नहीं। अगर आप लोग देखोगे नहीं तो वीडियो जो है आपके लिए कारगर साबित होगा भी नहीं। इसीलिए हम लोग प्रत्येक आधा घंटा करके ही वीडियो को बनाएंगे ताकि आपके लिए रुचिकर हो। तो आइए हम लोग देखते हैं बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ऐसा करते हैं साथियों, एक बार हम लोग बैठ के करते हैं क्लास, है ना, बहुत, क्योंकि एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो जो है क्या रिकॉर्ड होती है, थक जाते थोड़ा सा, तो हम इसको बैठ के करते हैं। चेयर ले लेते हैं वहाँ से, है ना। तो रुक जाएंगे आप लोग थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा, तो बैठ जाते हैं और फिर चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी लॉ को। सेकेंडरी लॉ क्या होता है? देखिए, बहु अनुक्रिया का सिद्धांत क्या होता है कि इसमें से आप जितना बच्चों से रिस्पांस लेते हैं वो उसके लिए फायदेमंद होती है आपके क्लास के लिए। जैसे कि मैं इनकी सिर्फ एजुकेशन पर पैक से बात करूँगा, शिक्षा में कैसे इसकी यूज़ होती है ये बात करूँगा मैं। साथ में थ्योरी को भी एक पॉइंट करके आप क्लियर कर लेंगे। और साथियों आप लोग लिखते भी चलें, साथ में हमारी बातों को आप ऐसे अपनी भाषा में शॉर्ट करके पॉइंट बना के लिखते जाइएगा, ठीक है। तो कहता है पहला नंबर बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। आप बच्चे से ना सवाल पूछ के उससे रिस्पॉन्स लीजिए, चीज़ों को सिखाइए और उससे रिस्पॉन्स लीजिए। जब बहुत ज़्यादा आप उनसे रिस्पॉन्स लेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा सीख पाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत है। बच्चा जितना तर्क वितर्क देगा उसके लिए आप क्लास में डिबेट कराइए, फिर वाद विवाद के साथ साथ उनको स्थिति का पता लगाने के लिए बोलिए, प्रोजेक्ट वर्क दीजिए। इस चीज़ें से ये बहु अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें से आप बहु अनुक्रिया का सिद्धांत तो नहीं है, नियम है यहाँ पे, ठीक है। ये नियम लिख लीजिए, सिद्धांत गलती हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। बहु अनुक्रिया का नियम, यहाँ पे आप मल्टीपल रिस्पॉन्स की जो है बच्चों से आप आशा करेंगे, आप उन्हें चीज़ों को सिखाएंगे। जैसे हम कुछ चीज़ सिखा दिए, उनसे पूछेंगे और उसको जांच लेंगे, मतलब उनको पूछना मेरा ये कर्तव्य रहता है कि वो कहाँ तक समझ पाया,
है ना। और जितना आप ज़्यादा रिस्पॉन्स लेंगे, ज़्यादा तर्कवादी क्वेश्चन पूछेंगे, तर्क वो प्रस्तुत करेगा, वो बच्चे उतने अच्छे से ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अगर बात करें सेकंड है, वो है हमारा लॉ ऑफ मेंटल स्टेट, मानसिक स्थिति का नियम। और मानसिक स्थिति के नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि जो लर्निंग की एबिलिटी है ना, वो डायरेक्ट किया जाता है, वो निर्देशित होता है कहाँ से, तो एटीट्यूड से और डिस्पोजिशन से। एटीट्यूड्स और डिस्पोजिशन क्या होता है, चूंकि देखिएगा ये मेंटल सेट की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये मेंटल सेट की बात कर रहा है। मेंटल सेट में ही हम लोग पढ़ेंगे एक एटीट्यूड जिसको अभिवृत्ति कहते हैं, और डिस्पोजिशन जिसको हम लोग मनोवृत्ति कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति और मनोवृत्ति अच्छी रहेगी तो वो फिर अधिगम को बहुत अच्छे से जो है निर्देशित कर पाती है। और मेंटल सेट इसलिए देखिए, मेंटल सेट का मतलब यहाँ पे है कि आप मानसिक रूप से अगर उनकी आवृत्ति बन गई है कि हमको सीखना है, मेंटली अगर वो प्रिपेयर होता है सीखने के लिए, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि द एबिलिटी ऑफ लर्निंग इज वेल डायरेक्टेड बाय द एटीट्यूड्स एंड द डिस्पोजिशन। मनोवृत्ति और अभिवृत्ति से ही अधिगम को मूल रूप से निर्देशित की जाती है। इसीलिए हम लोग बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करेंगे और उनके अंदर में ऐसा भाव भरेंगे जिसमें उनकी एटीट्यूड्स आ जाएगी। एटीट्यूड्स का मतलब होता है एक सकारात्मक अभिवृत्ति, जिससे कि वो और भी अपने लर्निंग को वो अच्छा कर सकेंगे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। ये क्या होता है? आंशिक क्रिया का नियम का तात्पर्य है साथियों कि वैसा कोई प्रॉब्लम जो उनके साथ में है, कोई समस्या या फिर कोई सूचना जो समझ नहीं पा रहे, तो उनको छोटे छोटे पार्ट में बांट के उसको समझ सकते हैं। वैसे गेस्टाल्ट की थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे, संपूर्णवाद का सिद्धांत में इसको और भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि थॉर्नडाइक सिद्धांत देख रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो क्लास हम लोग करते हैं, जो लर्निंग कराते हैं, उनको तोड़ तोड़ के करना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग लर्निंग करेंगे, फिर उसको ब्रेक देंगे, फिर लर्निंग करेंगे, फिर ब्रेक देंगे, छोटा छोटा ब्रेक दे दे के हमको पढ़ाते रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इस आंशिक क्रिया के नियम के कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है रुचिकर क्लास को लेते हैं। अगर देखिए क्लास में अगर मोनोटॉमी हो जाता है, एक रास्ता आ जाती है क्लास में, तो बच्चे आनंद नहीं ले पाते हैं। अगर सिर्फ मैं आपको पढ़ाता रहूँ, जैसे कि आप लोग देखिए आधा घंटा लगातार देखते तो बोर होने लगते हैं। अगर वही दूसरे टीचर रहते थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी कर देते, आपकी माइंड फ्रेश हो जाती। तो थोड़ा सा इस चीज़ में हम पीछे हैं, हमको लगता है कॉमेडी वगैरह जो है कपिल शर्मा का शो देखना पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए, आप समझिएगा, कोशिश कीजिए समझने का। इसीलिए आधा घंटा ही क्लास लेते हैं। जब 1 घंटे क्लास होगी तो उसमें कॉमेडी सीख के आएंगे हम। तो पार्शियल एक्टिविटी क्या होती है कि कोई भी क्लास की एक रास्ता को तोड़ तोड़ के उसको ब्रेक दे दे के सिखाना चाहिए। एक नहीं कि लगातार एक क्लास एकदम बक बक करते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उससे वो लर्निंग अच्छा से नहीं कर पाएगा। लर्निंग की प्रक्रिया में उसे ब्रेक देना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल एक्टिविटी या लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या होता है? लॉ ऑफ एनालॉजी की अगर बात करें तो जो बच्चा कोई समस्या को हल करता है और समस्या को हल करने से उससे संबंधित चीज अगर पूर्व वो जानता है तो उस चीज को वो यहाँ पे यूज कर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। जैसे हमने हम सपोज मान लिया जाए क्लासरूम में हमें एक चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे मान लिया जाए एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है जंतु, है ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ाना है। तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ाने से पहले पूर्व में बच्चों को बताएंगे जानवर के बारे में। उनको पूछेंगे कि आपने जानवर देखा है, तो वो देखे होंगे तो उनसे वो बताएंगे। और जब हम पढ़ा रहेंगे हर्बीवोरस के बारे में, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हर्बीवोरस को, हिंदी में कहते हैं शाकाहारी। अगर शाकाहारी जंतु के बारे में पढ़ाएंगे तो हम उनको पूछेंगे कि आपने गौ देखा है, गाय देखा है, तो बोलेंगे हमने गाय देखा है। गाय क्या खाती हैं? तो गाय घास खाती हैं। तो वो घास खाई, इसके वजह से उसको शाकाहारी कह गए, ये इसलिए इसको हर्बीवोरस भी कहते हैं। इस प्रकार के चीज़ों से उनको अवगत कराएंगे, मतलब उसका जो पूर्व ज्ञान है उन चीज़ों से संबंधित उस चीज़ को पुनर्स्मरण कराएंगे, जिसको हम लोग पुनर्स्मरण कराने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। अब लॉ ऑफ एसोसिएटिव थिंकिंग क्या है? तो साहचर्य हस्तांतरण का नियम क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो रिस्पॉन्स होती है ना, वो उसी स्टिमुलस के प्रति जो भी रिस्पॉन्स, देखिए स्टिमुलस जो होती है वो किसके कारण से होती है? वो रिस्पॉन्स की वजह से होती है। सॉरी, रिस्पॉन्स जो है, प्रतिक्रिया अनुक्रिया जो है, वो उत्पत्ति कैसे होती है? तो किसी स्टिमुलस के लेके होती है। स्टिमुलस के कारण से रिस्पॉन्स की उत्पत्ति होती है। अगर कोई कार्य करें हम और वैसा ही अगर स्टिमुलस हमको मिले तो वैसा रिस्पॉन्स फिर से यूज कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनालॉजी ऑफ एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं,
आप मान लिया जाए फिजिक्स पढ़ रहे हो, मान लिया जाए मैथ बना रहे हो, और मैथ बनाने के क्रम में आपको एक पूर्व की चीजें याद आती है, वो भाग लगाने का तरीका मेरे टीचर ऐसे बताए थे, उस चीजों से ही आप सवाल बना रहे थे। लेकिन भाग बनाते 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 और भी कोई समस्या उससे संबंधित चीजें अगर आपके मन में आ जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव थिंकिंग कहेंगे। फिर से एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अपने व्यवहार से लेते हैं कि मान लिया जाए आप जो है घर पे किचन पे वर्क कर रही हैं और घर पे देखा कि खाना बनाने का ये नियम है, मैंने इसके पहले ये दिया ये दिया ये दिया, खाना मेरा बना। और खाना बनाने के क्रम में आपको याद आता है जब खाना बना रहे थे तो आपको याद आया कि नहीं हम लोग थोड़ा सा कुछ और भी एक्सपीरियंसेस करते हैं खाना बनाने के क्रम में, उसमें संशोधन करते हैं और नई चीज़ों को उसमें जोड़ देते हैं, और वो भी पुनः स्मरण मतलब कहीं से कोई बताया। और जैसे कि एक मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने खिचड़ी बनाया कि सीधा जो है चावल दाल वगैरह सब कुकर में देके बना दिया, ये बन गया। लेकिन कहीं वो बताया कि नहीं खिचड़ी ऐसे भी बने जाते हैं, और उस चीज़ को जो जाने कि कोई बताया कि खिचड़ी उसको पहले फ्राई कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर वैसे कीजिए, फिर बनाइए। तो पहले का जो नियम था जो हमने बनाता था खिचड़ी जिस तरह से, आज दूसरे के कहने पे हमने बनाया तो क्या हुआ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में क्या हुआ, चेंजिंग आई, जिसको हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ एसोसिएटिव थिंकिंग, जो कि पूर्व ज्ञान और नई ज्ञान जो हमको कहीं से प्राप्त हुई, दोनों में संबंध स्थापित किए। इसी की वजह से इसको कहते हैं साहचर्य स्थानांतरण का नियम कहते हैं। तो आई होप साथियों ये सारा टॉपिक आपको जो है थॉर्नडाइक की समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे देखेंगे थ्योरी, कौन सा देखेंगे, पावलव की थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जुड़ते हैं कल अगले वीडियोस में, और फिर वहाँ पे पावलव की थ्योरी को देखेंगे, और पावलव की थ्योरी हम लोग बहुत सी चीज़ें बातें भी करेंगे। जय गुरुदेव। चलिए तो साथियों चलिए हम यहीं पे चीज़ों को रखते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी अपडेशन आपके तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए साथियों हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर, और वहाँ पे आएंगे पावलव की थ्योरी के लेके, और उसका शिक्षा में क्या यूज होती है उस चीज़ को लेके जुड़ेंगे। और तो चलिए साथियों इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, और बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।